हेलो डियर, रेयर क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हमने कल बात किया था कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, उनके कर्तव्य, इनके बारे में बात किया था कि किस प्रकार की उनकी नियुक्ति होती है, कार्यकाल कितना होता है, उनका वेतन कितना होता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि देखो, हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया है, उपराष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी कंप्लीट हो गए हैं। आज बात करने वाले हैं महान्यायवादी की, क्या कार्य हैं उनके और किस प्रकार से वो उन क्रियाविधि में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा पहला आज का टॉपिक है महान्यायवादी। छोटा सा टॉपिक है परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है प्रत्येक एग्जाम में। आइए देखते हैं, खासकर अभी जो वैकेंसी आई है यूपीपी की, तो हम बात करने वाले हैं महान्यायवादी की। महान्यायवादी, अब देखो शब्द से ही क्या लग रहा है, शब्द से हमें क्या प्रतीत होता है कि ये न्यायाधीश की तरह कार्य करता है, और वो भी ये महान्यायवादी है, अर्थात जो न्यायाधीश होते हैं उनसे भी बेहतर होता है। इस लिहाज से हम क्या इसे देख सकते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसका वर्णन कहाँ किया गया है। जब हम वर्णन की बात करते हैं, देखते हैं आर्टिकल 76 होता है। आर्टिकल 76 भाग 5 में हमने बताया था, भाग 5 जब राष्ट्रपति बता रहे थे तब मैंने बताया था आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक क्या है, भाग 5 है। हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्टिकल 76 की। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी को क्या बोला गया है कि देखो, शब्द से ही मैंने भी क्या बताया था कि शब्द पर गौर करो कि शब्द क्या कह रहा है। कह रहा है महान्यायवादी, मतलब न्याय करने वालों में भी महान होता है। ठीक है, या बड़ा। महान का मतलब ये नहीं हुआ कि महान हो गया, देवताओं के तुल्य हो गया, नहीं। महान का शब्द कई अर्थों में बड़े के तौर पर भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है महान्यायवादी। सबसे पहले शब्द के अनुसार ही देखते हैं। कह रहा है महान्यायवादी अर्थात कह रहा है कि ये प्रथम विधि अधिकारी होगा, प्रथम विधि अधिकारी होगा। ठीक, पहली बात तो यही है कि ये कैसा व्यक्ति होगा, ये प्रथम विधि अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति, ठीक, आओ देखते हैं इसकी नियुक्ति क्या कहता है। सबसे पहले हमने कल क्या बताया था, कल परसों मैंने जिस दिन राष्ट्रपति वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया था, उस दिन बोला था कि माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय जी को छोड़कर अन्य सभी की नियुक्तियां स्वयं राष्ट्रपति करवाता है या वो ही करता है। ठीक है, तो इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो ये व्यक्ति है, ये तब तक देखो कोई भी पद हो पीएम का छोड़ के, क्योंकि पीएम के लिए क्या करना पड़ता है, अविश्वास मत लाना पड़ता है, जिसके द्वारा उसे हटाना पड़ता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो जो ये है महान्यायवादी, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक हैं, प्रसाद पर्यंत। कारण क्या है, सिर्फ इतना ही है। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि जब तक आप प्रसाद दे रहे तब तक खाओ। कहने मतलब होता है कि जब तक इसकी इच्छा है, राष्ट्रपति की इच्छा है, तब तक यह कार्य कर सकता है। अब वहीं पर इनके कार्यकाल की अगर बात कर लें तो महान्यायवादी हैं। जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो देखते हैं उनकी जो एज है वो 65 वर्ष होता है या 6 वर्ष होता है। यहाँ पर ये महान्यायवादी हैं, अर्थात उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के बराबरी इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो इस लिहाज से इनका भी कार्यकाल कितना होता है, या तो 65 वर्ष होता है या फिर 6 वर्ष होता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए इनके बारे में, महान्यायवादी के, मैंने क्या कहा कि ये न्यायाधीश के बराबर होते हैं। अब चूंकि ये किसी न्यायालय से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए इनको ये अधिकार दिया गया है कि आप भारत के किसी भी न्यायालय में, क्या कह रहा है कि भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर आप क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। इनको ये पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई है। अब बात यहां पर आती है कि इनका
नियुक्ति के पीछे पर्पज क्या है? कि किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई करने का अधिकार, यही पर्पज होता है। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये तो केवल इनको दिए गए विशेष अधिकार हैं। इनकी नियुक्ति के पीछे सिर्फ एक कारण होता है। ये बताओ, जो सरकार होती है, क्या किसी भी प्रकार का विवाद हो उसके लिए क्या खुद सरकार जाएगी? नहीं, इसके लिए इन्हें खुद जाना पड़ता है और जा करके क्या करना पड़ता है? उस केस की सुनवाई करना पड़ता है। ठीक है, जो विवाद होता है उनका निपटारा कौन करता है? महान्यायवादी करता है। यह राष्ट्रपति की तरफ से भी, हमने जब राष्ट्रपति वाला बताया था तब भी यही बताया था कि राष्ट्रपति पर अगर किसी प्रकार का आलंचन लगता है या कोई समस्या होती है या किसी प्रकार का विवाद होता है, ऐसे में राष्ट्रपति की तरफ से कौन सुनवाई करता है? महान्यायवादी जाते हैं। ठीक, हम देखते हैं मूवी हो या कुछ भी हो, ठीक है, सपोज दैट ऐसा ले लो कि जब हम मूवियां देखते हैं या सीरियल देखते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, हम देखते हैं उनके पास एक एडवोकेट पैनल होता है। ठीक, उसमें कई एडवोकेट होते हैं। अब उनका कार्य क्या होता है? वो जो समस्या होती है उनकी कंपनी पर, उन समस्याओं का निपटारा करना, ठीक है, तो समाधान खोजना, यही कार्य होता है। यही कार्य महान्यायवादी का होता है कि जब कोई भी मतलब विवाद उत्पन्न होता है, चाहे सरकार पर हो या राष्ट्रपति पर हो, ठीक है, याद रखना, संघ सरकार पर विवाद हो, संघ सरकार पर विवाद हो, हमने यहाँ पर संघ सरकार का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि देखो कई लोग मालूम क्या बोलते हैं, कहते हैं केंद्र सरकार। जो कहता है कि केंद्र सरकार, तो उस सिरे को क्या कर दो? खारिज कर दो, क्योंकि केंद्र सरकार का वर्णन हमारे संविधान में भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर केंद्र सरकार शब्द गलत है, संघ सरकार शब्द ही है। क्यों? संघ का तात्पर्य होता है कई लोगों से मिलकर बनी हुई सरकार। ठीक, केंद्र सरकार का तात्पर्य होगा केवल एक शासन, बाकी सब उसके क्या है? उसके द्वारा नियुक्त किए गए छोटे मोटे कर्मचारी हैं। ठीक, जब चाहे तब निकाल के फेंक सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। ठीक, अब संघ का तात्पर्य हो गया कि वो एकजुट है। संघ, देखो सरकार कब बनती है? कई प्रांतों को मिलाकर देश बनती है और उनके प्रतिनिधियों को मिलाकर के सरकार बनती है। लेकिन जब केंद्र की बात करेंगे तो यही क्या होता कि हमें ये प्रांत ही पसंद नहीं है, चलो निकाल के फेंक, जो कि आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों को मिलाकर एक संघ बनेगा, अर्थात भारत राज्यों का संघ कहलाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 1 कहता है। इसलिए केंद्र सरकार शब्द क्या है? गलत है, संघ सरकार शब्द सही है। याद रखना, संघ सरकार शब्द इसके अनुसार, मतलब इनके प्रति कोई भी समस्या होती है, ये कोर्ट में जाके उसका निपटारा करते हैं। ठीक, अब बात आती है संघ सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, क्या करते हैं? क्या ये संघ सरकार के सदस्य होते हैं? जी नहीं, केवल एक पद है जो महान्यायवादी के तौर पर है। बाकी अगर देखा जाए, जिस प्रकार से देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में ये किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम आते हैं राज्यों में, ठीक, तो जो राज्य होते हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, जो विधानसभाएं होती हैं, उनके भी ये सदस्य नहीं होते। अर्थात ये किसी भी सभा या समिति के सदस्य नहीं होते हैं। सिर्फ एक पद है जिस पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस सरकार के तरफ से सभी प्रकार के विवादों, समस्याओं का समाधान करता है। वही कल मैंने बताया था, कल या परसों वाले दिन, आर्टिकल 143 के तहत क्या करता है कि राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद, या फिर राष्ट्रपति अगर परामर्श चाहता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनके उस समाधान को लेकर, मतलब समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से सुप्रीम कोर्ट से समाधान, उनसे परामर्श लेकर राष्ट्रपति को देते हैं। अब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति अगर परामर्श सुप्रीम कोर्ट से मांगे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उनका परामर्श स्वीकार करे, माने। ठीक है, ये था हमारे महान्यायवादी के कुछ छोटा सा परिचय। अब बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति हो गई। अब बात करते हैं, जब देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये ना ही लोकसभा के सदस्य, ना ही राज्यसभा के, ना ही किसी विधानसभा के सदस्य, ना ही विधान परिषद के सदस्य।
अब ये किसी के सदस्य भी नहीं है, ऐसे में लेकिन इनको एक अधिकार दिया गया है कि ये किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, किसी भी सभा और समिति में बोल सकते हैं। बोलने का तात्पर्य है अगर कुछ गलत लग रहा है तो खड़े होकर बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ठीक है। मतलब किसी भी शब्द को लेकर या किसी भी अधिनियम को लेकर कुछ भी लेकर ये क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है, मतदान करने का अधिकार नहीं है या अपना मत देने का अधिकार नहीं है। अभी मैंने क्या कहा था कि अपना मत रख सकते हैं। मत रखने का मतलब हो गया, वो मैंने जो मत की बात की थी वो विचार की बात किया था। ये बोल सकते हैं और अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो अधिनियम या जो कानून लाया जा रहा है वो कैसे सही है और कैसे गलत है, ये तो कर सकते हैं। इस लिहाज से ये अपना मत रख सकते हैं, विचार की दृष्टिकोण से मत रख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी प्रकार की वोटिंग जैसा हो रहा है तो वोटिंग वाले मामले में ये मत नहीं दे सकते, अपना मत देने का इनको अधिकार नहीं है, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक। एक इनका कर्तव्य ये हुआ। दूसरा कर्तव्य मैंने दो कर्तव्य हो गए, एक हो गया केंद्र सरकार के पक्षधर रहना या केंद्र सरकार की तरफ से या संघ सरकार की तरफ से किसी भी समस्या या समाधान के लिए क्या करना, न्यायालय जाना और उसका समाधान करना, ठीक। दूसरा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के लिए परामर्श लाना। तीसरी बात मैंने अभी ये बताई कि लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना होकर भी किसी भी विषय पर ये अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसके प्रति, उसके खिलाफ, उसके अनुसार, या फिर क्या कर सकते हैं। अब इनका अगला जो कर्तव्य है वो है कि किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं। हमने अभी यहां देखो दिया था, भारत के किसी भी कोर्ट में या न्यायालय में क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता वो जम्मू कश्मीर का कोर्ट है, न्यायालय है, या अंडमान निकोबार का न्यायालय है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इनके, देखो कर्तव्य भी हो गए, नियुक्ति भी हो गई। इनका जो वेतन होता है, एक चीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आता है कि इनका वेतन कहां से दिया जाता है, चाहे जो हो, महान्यायवादी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक कीवर्ड सुना है ना, कुंजी। कुंजी है कि भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। याद रखना, जितने भी इस प्रकार के पद हैं, जो मतलब राजनेता और ये उच्चतम जो पद हैं, सभी को वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगर आ जाए प्रधानमंत्री को वेतन कहां से दिया जाता है, हमारा उत्तर होगा भारत की संचित निधि से प्रधानमंत्री को वेतन दिया जाता है। अगर यहीं पर प्रश्न आ जाए, राष्ट्रपति को वेतन कहां से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। न्यायाधीश को संचित निधि से दिया जाता है। अध्यक्ष को संचित निधि से दिया जाता है। सांसद को संचित निधि से दिया जाता है। महान्यायवादी को संचित निधि से दिया जाता है। मतलब ये कीवर्ड है, ठीक है। अब आइए बात करता हूं इनका जो सारा हो गया। अब बात छोटा सा है, इनकी नियुक्ति के लिए क्या चाहिए, इनकी योग्यता, कैसे हम महान्यायवादी को नियुक्त कर सकते हैं। हम देखते हैं जो महान्यायवादी हैं, इनमें मैंने क्या बताया कि प्रथम विधि अधिकारी हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो पद है सीजीआई के समान है, ठीक। सीजीआई के समान अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान है या मुख्य न्यायाधीश के समान है। ऐसे में क्या होता है कि जो इनकी योग्यताएं हैं वही होंगी जो मुख्य न्यायाधीश की होती हैं। कौन सी? पहला कि ये भारत के नागरिक हों। दूसरा कि ये 5 वर्षों तक इनका एक्सपीरियंस हो कि ये किसी कोर्ट में मतलब जज रह चुके हों, ठीक है, किसी कोर्ट में जज या न्यायाधीश रह चुके हों। यदि जज या न्यायाधीश 5 वर्षों तक नहीं रहे हैं तो इसके जगह पर एक और मिल जाता है कि कम से कम 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव हो। किसका अनुभव हो? 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव हो। अर्थात पहला है नागरिकों, भारत के नागरिक हों। दूसरा है 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुके हों।
तीसरा है 10 वर्षों तक इन्होंने वकालत की हो। ऐसे में क्या होगा, ऐसे सदस्य को महान्यायवादी नियुक्त करने या नियुक्त होने के योग्य माना जाएगा। हमने कार्यकाल भी बता दिया कि 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो वो तो ये है कि प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यही शपथ दिलाते हैं, यही इनकी नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं कि हटाने के लिए, हटाने में क्या होता है, जैसे हमने बताया कि इनकी वही योग्यताएं हैं जो मुख्य न्यायाधीश की होती हैं। इस प्रकार से जब हम बात करते हैं कि इनको हटाने की, अकस्मात या किसी कारण वजह से अगर इनको हटाना है तो वही हटाने का रीजन चाहिए जो एक न्यायाधीश को होता है। पहला होता है कि कदाचार का तात्पर्य होता है कि गलत आचरण की वजह से इनको हटाया जा सकता है। दूसरा है असंवैधानिक कृत्य, ठीक, असंवैधानिक कृत्य, ठीक। इन दो आधारों पर लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत के द्वारा इन्हें हटाने के लिए जो लाया जाएगा वो पारित कर दिया जाए और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए, महान्यायवादी को उनके पद से हटाया जा सकता है। इनका एक और कर्तव्य है कि अगर महान्यायवादी चाहें तो किसी भी राज्य सरकार की भी सुनवाई कर सकते हैं, उनके लिए केस लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ भी केस लड़ सकते हैं, या एडवोकेट का कार्य भी ये कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इनके द्वारा किया गया कृत्य, ठीक, एडवोकेट के तौर पर नहीं देखा जाता है, ठीक, क्योंकि इनका सिर्फ कार्य ही है कि सरकारों के समस्याओं का समाधान करना, सुनवाई करना। हमारा जो महान्यायवादी कंप्लीट हो गया है। कल अन्य जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो लेके आएंगे। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। खासकर अब तो जो यूपीपी का नया बैच आ गया, इसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उम्मीद करता हूं गौर से और ध्यान से पढ़ेंगे। चलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।